नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले विज्ञान के वो टॉप प्रश्न के बारे में जो कि दोस्तों रेलवे और एसएससी में बार बार रिपीट होता है। दोस्तों, एक रेलवे पीवाईक्यू सीरीज का क्लास नंबर 17 है। अगर दोस्तों आप लोगों ने अभी तक और जो 1 से लेकर 16 तक नहीं देखा है तो आप लोग दोस्तों वीडियो को पूरा देख लीजिएगा जाकर, और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन को दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पुरुष प्रजनन तंत्र से संबंधित कौन सा कथन सही है? पुरुष प्रजनन तंत्र से संबंधित कौन सा कथन सही है? यह वाला क्वेश्चन दोस्तों आरआरबी टेक्नीशियन 2024 में भी पूछा गया था, आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया था, एसएससी सीएचएसएल 2022 में भी दोस्तों यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 बोला गया है, वृषण उदर गुहा में स्थित होता है। यह दोस्तों बिल्कुल गलत बोला गया है। वृषण किसमें उपस्थित होता है दोस्तों? वृषण कोश में। वृषण किसमें होता है दोस्तों? वृषण कोश में होता है। शुक्राणुओं का निर्माण शुक्रवाहिनी में होता है। यह भी दोस्तों बिल्कुल गलत बोला गया है। वृषण टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का स्राव करते हैं। दोस्तों यह बिल्कुल सही बोला गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बोला गया ऑप्शन नंबर डी, शुक्राणु निर्माण के लिए शरीर तापमान से अधिक तापमान की ज़रूरत होती है। यह भी दोस्तों बिल्कुल गलत बोला गया है। शुक्राणु निर्माण के लिए दोस्तों शरीर तापमान से लगभग कम तापमान की आवश्यकता होती है। और कितना डिग्री कम होता है दोस्तों? 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम की आवश्यकता होती है। जितना बॉडी टेम्परेचर होता है उससे 2 से 3 डिग्री कम टेम्परेचर की आवश्यकता होती है शुक्राणु निर्माण के लिए। अब इसके बारे में यहाँ पर नीचे दिया गया, आप लोग देख सकते हैं। वृषण से दोस्तों जितने भी क्वेश्चन बनते हैं पुरुष प्रजनन तंत्र से, वो सभी के बारे में पूर्ण से डिटेल में यहाँ पर दिया गया है। जैसे दोस्तों बोला गया है, वृषण क्या होता है, टेस्टिस क्या होता है, ये वृषण कोश में स्थित होते हैं। वृषण कोश में स्थित होते हैं और शुक्राणु व पुरुष हार्मोन्स टेस्टोस्टेरोन का निर्माण करते हैं। जो वृषण क्या करते हैं दोस्तों? शुक्राणु और दोस्तों पुरुष हार्मोन्स टेस्टोस्टेरोन का निर्माण करते हैं। अब दोस्तों प्रजनन तंत्र में एक टर्म आता है एपिडिडिमिस। एपिडिडिमिस क्या होता है दोस्तों? यह वृषण के पीछे एक कुंडली नली होती है। यह वृषण के पीछे एक कुंडली नली होती है जहाँ शुक्राणु परिपक्व होते हैं। शुक्राणु दोस्तों इसमें एपिडिडिमिस में परिपक्व होते हैं और जमा होते हैं। वास डिफरेंस क्या होता है दोस्तों? पुरुष प्रजनन तंत्र में वास डिफरेंस, जिसे शुक्रवाहिनी भी बोला जाता है। शुक्रवाहिनी क्या होता है? यह एक नली होती है दोस्तों जो शुक्राणुओं को एपिडिडिमिस से स्खलन वाहिनी के तक पहुंचाती है। एपिडिडिमिस से दोस्तों स्खलन वाहिनी तक पहुंचाती है। उसके बाद दोस्तों आप लोग देख सकते हैं प्रोस्टेट ग्रंथि क्या होता है, लिंग क्या होता है, उन सभी के बारे में पूर्ण से इसमें दिया गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, देखिएगा अगला क्वेश्चन दोस्तों बोला गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। पौधों को कठोर और कड़ा बनाने वाला तथा पौधों के बाहरी भागों को मजबूती प्रदान करने वाला ऊतक कौन सा है? पौधों को कठोर और कड़ा बनाने वाला तथा पौधों के भागों को मजबूती प्रदान करने वाला ऊतक कौन सा है? यार आरआरबी ग्रुप डी में, जेई में, टेक्नीशियन में, एनटीपीसी में, ना जाने किस किस एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों अगर बात किया जाए कठोरता प्रदान करने वाला किस ऊतक जिम्मेदार होता है, तो स्क्लेरन काइमा इसका सही आंसर हो जाएगा, स्क्लेरन काइमा। अब दोस्तों एरन काइमा क्या होता है, कोलिन काइमा क्या होता है, और दोस्तों क्लोरेन काइमा क्या होता है, इन सभी के बारे में पूर्ण रूप से डिटेल में बात करेंगे। जैसे कोलिन काइमा क्या होता है दोस्तों? कोलिन काइमा होता है लचीलापन प्रदान करने के लिए, लचीलापन प्रदान करने के लिए। एरन काइमा क्या होता है दोस्तों? वायु गुहाओं के लिए, वायु मतलब रिक्त स्थान के लिए जिम्मेदार होता है दोस्तों एरन काइमा। क्लोरीन काइमा दोस्तों क्लोरोफिल के लिए, प्रकाश संश्लेषण के जिम्मेदार होता है। वैसे दोस्तों और भी होता है पेरेन काइमा, एरन काइमा, कोलिन काइमा, फ्लोएम, जाइलम, उन सभी के बारे में पूर्ण रूप से बात करेंगे। आइए चलिए जैसे बोला गया पेरेन काइमा क्या होता है? पेरेन काइमा होता है दोस्तों ये जीवित कोशिका होती है। पेरेन काइमा की कोशिकाएं कैसी होती है दोस्तों? ये जीवित कोशिका होती है। पेरेन काइमा जीवित कोशिका पतली भित्ति वाली कोशिकाएं हैं जो पौधों के सबसे अधिक पाई जाती है। पौधों में दोस्तों सबसे अधिक कौन सी पाई जाती है? पेरेन काइमा पाई जाती है। इसका काम क्या होता है पेरेन काइमा ऊतक का? यह भोजन का भंडारण करता है। भोजन का भंडारण, प्रकाश संश्लेषण और दोस्तों गैसीय विनिमय के लिए जिम्मेदार होता है। अब प्रकाश संश्लेषण के लिए केवल पूछेगा दोस्तों तो अब याद रखिएगा क्लोरीन काइमा दोस्तों प्रकाश संश्लेषण के लिए जिम्मेदार होता है, क्लोरोफिल के लिए जिम्मेदार होता है।
क्लोरेनकाइमा, कोलिनकाइमा नहीं दोस्तों, क्लोरेनकाइमा। इसका स्थान क्या होता है पैरेनकाइमा? पौधों के कोमल हिस्सों में, जैसे फल में, पत्ती में, जड़ में दोस्तों, मतलब नरम वाले हिस्से में पाया जाता है। और सबसे ज़्यादा रिक्त स्थान भी दोस्तों पैरेनकाइमा में ही पाया जाता है। पैरेनकाइमा में सबसे ज़्यादा रिक्त स्थान पाया जाता है, यह भी दोस्तों याद रखिएगा। यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, उन ऊतक या फिर उन पौधों को क्या बोला जाता है जो दोस्तों जल के ऊपर तैरते हैं, उनमें कौन सा ऊतक ज़्यादा पाया जाता है? जो पौधे जल के ऊपर तैरते हैं उन पौधों में कौन सा ऊतक सबसे ज़्यादा पाया जाता है? तो वो हो जाएगा दोस्तों एरेनकाइमा, एरेनकाइमा। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों कोलेनकाइमा की। कोलेनकाइमा क्या होता है? तो कोलेनकाइमा की प्रकृति कैसी होती है दोस्तों? यह भी जीवित कोश का होता है, जीवित कोश का होता है, लेकिन दोस्तों इसमें पैक्टिन और सेलुलोज के जमाव के कारण इनकी परत जो होती है दोस्तों मोटी हो जाती है। पैक्टिन और दोस्तों सेलुलोज के कारण इनकी परत दोस्तों मोटी हो जाती है। इसका कार्य क्या है? यह पौधों के बढ़ते हुए भागों को लचीलापन प्रदान करता है और दोस्तों यांत्रिक सहायता प्रदान करता है। पौधों में लचीलापन और यांत्रिक सहायता प्रदान करता है, याद रखिएगा, जिससे तने बिना टूटे झुक सकते हैं। लचीलापन जो होता है दोस्तों तनों में, वो कौन से ऊतक जिम्मेदार होता है? तो कोलेनकाइमा, कोलेनकाइमा याद रखिएगा। इसका स्थान क्या है दोस्तों? मुख्य रूप से पत्तियों के डंठल में पाया जाता है और युवा तनों, मतलब जो ताज़ा ताज़ा तना होता है, नरम तना होता है, उसमें भी पाया जाता है। आखिरी बात करते हैं दोस्तों स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा क्या होता है? इसकी कोशिकाएं दोस्तों जो होती है मृत कोशिका होती है। स्क्लेरेनकाइमा की कोशिकाएं कैसी होती है? मृत कोशिका होती है। यह अत्यधिक मोटी भित्ति वाली होती है और किस कारण होता है दोस्तों? लिग्निन जमाव के कारण। लिग्निन जमाव के कारण इसकी जो कोशिकाएं होती है दोस्तों बहुत मोटी हो जाती है, हार्ड कोशिका हो जाती है, जो बाहरी परत में लगभग देखने को मिलता है। इसका कार्य क्या है दोस्तों? पौधों को कठोरता प्रदान करना, मजबूती और दोस्तों यांत्रिक सहायता। इसका स्थान क्या है दोस्तों? बीजों के छिलके, जैसे दोस्तों मूंगफली का जो छिलका होता है इसमें भी यह पाया जाता है। नारियल का जो बाहरी वाला परत होता है उसमें भी पाया जाता है। पत्तियों की सिराओं में पाया जाता है और कठोर तना में भी पाया जाता है स्क्लेरेनकाइमा ऊतक। इसको दोस्तों इन सभी को आप लोग नोट कर लीजिएगा। ऐसा कोई नहीं एग्जाम है जिसमें ये वाले क्वेश्चन न पूछा जाता हो। बाकी दोस्तों और दो बातें याद रखिएगा, फ्लोएम और दोस्तों जाइलम। फ्लोएम और दोस्तों जाइलम। फ्लोएम और दोस्तों जाइलम। फ्लोएम क्या करता है दोस्तों? फूड मतलब भोजन का भंडारण करता है, भोजन का संवहन। संवहन का मतलब है दोस्तों एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना। जैसे दोस्तों पौधे क्या करते हैं? पत्तियों द्वारा प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं, तो पत्तियों से दोस्तों जो उसके जड़ तक, उसके शाखाओं तक ले जाने का काम करता है फ्लोएम। इसको याद रखिएगा। और दोस्तों यह दोनों दिशाओं में, मतलब ऊपर भी ले जा सकता है, नीचे भी ले जा सकता है, इसको भी याद रखिएगा, दोनों दिशाओं में यह कार्य करता है। बाकी दोस्तों जाइलम का काम क्या होता है? जल का संवहन करना, जल का संवहन करना, जल का संवहन करना जाइलम का काम होता है। यह दोस्तों जड़ों के द्वारा जल को अवशोषित करके दोस्तों तनों तक, शाखाओं तक लेकर जाता है जाइलम। जाइलम क्या करता है? जल का संवहन करना। फ्लोएम क्या करता है दोस्तों? भोजन का संवहन करना। और दोस्तों पादपों से रिलेटेड, ऊतक से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन बनता है, इससे आगे क्वेश्चन नहीं बनता है, इसको दोस्तों आप लोग नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सभी। आगे बढ़ते हैं। अगर दोस्तों कोई भी डाउट लग रहा हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में निसंदेह पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का उपयोग नहीं करता? इसमें से दोस्तों कौन सा उपकरण है जो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का उपयोग नहीं करता? अब विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से रिलेटेड याद रखिएगा दोस्तों फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल का, लेफ्ट हैंड रूल का याद रखिएगा दोस्तों, लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम याद रखिएगा। यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन बनता है, अंगूठा किस चीज को दर्शाता है? अंगूठा, तर्जनी और दोस्तों मध्यमा, यह 3 उंगली दोस्तों निर्देशित किया जाता है फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार यह तीनों उंगली आपस में 90 डिग्री पर दोस्तों अटैच होते हैं, मतलब 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। अंगूठा क्या करता है दोस्तों? किसको निर्देशित करता है? तो अंगूठा की बात किया जाएगा तो ये हो जाएगा दोस्तों चुंबकीय बल की दिशा को दोस्तों बताता है। तर्जनी क्या करता है दोस्तों? तर्जनी करता है दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। और दोस्तों मध्यमा क्या करता है? विद्युत धारा। मध्यमा क्या करता है दोस्तों? विद्युत धारा की दिशा को बताता है।
अब दोस्तों इस क्वेश्चन में पूछा गया है कौन सा उपकरण है जो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का उपयोग नहीं करता। तो ऑप्शन नंबर यही एक ही सही हो जाएगा दोस्तों, पहला ही सही हो जाएगा। चुंबकीय कंपास जो है चुंबकीय प्रभाव का उपयोग नहीं करता है। इलेक्ट्रिक जनरेटर जो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का उपयोग करता है। माइक्रोफोन भी दोस्तों करता है और इलेक्ट्रिक मोटर भी करता है। यह सभी तीनों दोस्तों फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का भी प्रयोग करते हैं, इसको भी याद रखिएगा। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम भी प्रयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। बोला गया है मनुष्य में कितने जोड़े सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। मनुष्य में कितने जोड़े सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। वैसे दोस्तों टोटल गुणसूत्र की संख्या की बात करें, टोटल गुणसूत्र की कितने होते हैं, टोटल गुणसूत्र होते हैं 46 टोटल गुणसूत्र होते हैं। इनके जोड़े की बात किया जाए तो दोस्तों 22 क्रोमोसोम होते हैं प्लस एक्स और वाई मेल में, यह होता है दोस्तों मेल में, एक्स वाई मेल में होता है। ये एक जोड़ा जो होता है दोस्तों सेक्स क्रोमोसोम होता है, सेक्स क्रोमोसोम होता है एक जोड़ा। यही एक जोड़ा दोस्तों आखिरी वाला 23वां जोड़ा जो होता है वही दोस्तों सेक्स का निर्माण करता है। मतलब वह लिंग कैसा होगा, फीमेल होगा या फिर दोस्तों मेल पार्ट होगा, फीमेल होगा या फिर मेल होगा, या 23वां जोड़ा दोस्तों निर्धारण करता है मेल का। इसको याद रखें। तो दोस्तों सेक्स क्रोमोसोम की बात करें तो केवल एक जोड़ा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, केवल एक जोड़ा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। वैसे दोस्तों टोटल क्रोमोसोम की संख्या अगर बात करें कितना जोड़ा होता है तो दोस्तों 22 जोड़ा क्रोमोसोम होता है प्लस एक जोड़ा सेक्स क्रोमोसोम होता है, टोटल होता है 23 जोड़ा। टोटल क्या होता है 23 जोड़ा। टोटल गुणसूत्र की बात किया जाए तो हो जाएगा दोस्तों 46, टोटल गुणसूत्र हो जाएगा 46। और सेक्स क्रोमोसोम की संख्या पूछे तो दोस्तों एक हो जाएगा, एक जोड़ा। जोड़े में पूछे दोस्तों एक जोड़ा और टोटल का सेक्स क्रोमोसोम पूछे दोस्तों तो दो हो जाएगा, जोड़े में पूछेगा एक। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर देख सकते हैं बोला गया है मनुष्य में एक जोड़ा एक पेयर सेक्स क्रोमोसोम लिंग गुणसूत्र होता है। लिंग गुणसूत्र जो दोस्तों लिंग का निर्धारण करते हैं जैसे फीमेल होगा या फिर मेल होगा। कुल 23 जोड़ों में से 22 जोड़े ऑटोसोम दैहिक गुणसूत्र होते हैं, मतलब जो शरीर का निर्माण करते हैं। बाकी अंतिम 23वां जोड़ा सेक्स क्रोमोसोम का होता है जो व्यक्ति के लिंग पुरुष या महिला का निर्धारण करता है। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। बोला गया किस प्रक्रिया में बहुकोशिकीय जीव परिपक्व होने पर छोटे टुकड़े में टूट जाते हैं। किस प्रक्रिया में बहुकोशिकीय जीव परिपक्व होने पर छोटे टुकड़े में टूट जाते हैं। छोटे, मान लीजिए दोस्तों यह कोई जीव है, परिपक्व जो हो जाता है दोस्तों ये अलग अलग पार्ट में टूटकर नए जीव का निर्माण कर लेते हैं। कौन सा विधि हो जाएगा दोस्तों, तो यह हो जाएगा खंडन विधि द्वारा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्तों, खंडन विधि द्वारा। अब इसका एग्जाम्पल याद रखिएगा दोस्तों, स्पाइरोगाइरा, खंडन विधि द्वारा दोस्तों याद रखिएगा, स्पाइरोगाइरा याद रखिएगा दोस्तों, यह एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी दोस्तों मुकुलन विधि द्वारा अगर पूछे कौन कौन से जीव हैं जो मुकुलन विधि द्वारा प्रजनन करते हैं तो हाइड्रा ईस्ट और दोस्तों राइजोपस याद रखिएगा दोस्तों, तीन एग्जाम्पल याद रखिएगा। मुकुलन विधि द्वारा, हाइड्रा, ईस्ट और दोस्तों राइजोपस, यह मुकुलन विधि द्वारा। पुनर्जनन विधि द्वारा दोस्तों याद रखिएगा पुनर्जनन, रीजनरेशन विधि द्वारा दोस्तों याद रखिएगा पुनर्जनन, तो यह हो जाएगा दोस्तों प्लेनेरिया दोस्तों रीजनरेशन पुनर्जनन विधि द्वारा प्रजनन करता है, प्लेनेरिया। बाकी दोस्तों खंडन विधि द्वारा याद रखिएगा स्पाइरोगाइरा, मुकुलन विधि द्वारा याद रखिएगा दोस्तों हाइड्रा, ईस्ट और दोस्तों राइजोपस। पुनर्जनन विधि द्वारा दोस्तों प्लेनेरिया, पुनर्जनन विधि द्वारा प्लेनेरिया याद रखिएगा। विखंडन विधि की बात करें दोस्तों तो लीसमेनिया दोस्तों याद रखिएगा विखंडन विधि द्वारा। ये सभी के सभी जितने एग्जाम्पल हम बोलेंगे दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी एग्जाम में एक एक नंबर दोस्तों अपने आप में निर्धारण करके जाते हैं। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, इसका खंडन विधि हो जाएगा दोस्तों आंसर। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जेली में निम्नलिखित में से परिक्षिप्त प्रावस्था क्या है। जेली में निम्नलिखित में से परिक्षिप्त प्रावस्था क्या है। तो दोस्तों जेली क्या है, जेली एक प्रकार का दोस्तों कोलाइड विलयन है,
कोलाइड विलयन है, याद रखिएगा। जेली एक प्रकार का कोलाइड विलयन है। और जेली दोस्तों किस प्रकार से बनाया जाता है? जेली की बात किया जाए दोस्तों तो ठोस में तरल मिलाया जाता है। ठोस में दोस्तों तरल मिलाया जाता है तो दोस्तों जेली का निर्माण होता है। ठोस में तरल मिलाया जाता है तो जेली का निर्माण होता है। अब दोस्तों जिसमें मिलाया जाता है तो क्या होता है? परिक्षेपण होता है। मान लीजिए ठोस में मिलाया जाता है तो यह हो जाएगा दोस्तों परिक्षेपण हो जाएगा। और जो मिलाया जाता है, मान लीजिए तरल मिलाया जाता है तो तरल क्या हो जाएगा दोस्तों? परिक्षिप्त प्रावस्था। जो मिलाया जाता है वो परिक्षिप्त प्रावस्था होता है, जिसमें मिलाया जाता है वह परिक्षेपण होता है। तो यह इसमें पूछा गया दोस्तों परिक्षिप्त प्रावस्था क्या है? तो जेली में परिक्षिप्त प्रावस्था हो जाएगा दोस्तों मिलाया गया तरल, तो हो जाएगा दोस्तों तरल। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, तरल चरण। ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सभी। अब दोस्तों जेली हो गया, फोम हो गया, एरोसोल हो गया, सभी के सभी दोस्तों आप लोग याद रखिएगा। अगर आप लोग कहेंगे दोस्तों तो आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया जाएगा सभी का सभी। बाकी दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है? अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है? तो अम्लीय वर्षा का पीएच मान दोस्तों आप लोगों को पता होगा 5.6 से कम होता है। अब यहाँ पर दोस्तों कुछ और दिया गया है, जैसे 10.5 किसका होता है? तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया याद रखिएगा। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान होता है 10.5। 5.5 से कम किसका होता है? तो ये हो जाएगा दोस्तों मुंह का पीएच मान। जब 5.5 से कम होता है तो दांतों में दोस्तों सड़न शुरू हो जाता है। दांतों का सड़न शुरू हो जाता है जब मुंह का पीएच मान 5.5 से कम होता है तो दांतों में सड़न होना शुरू हो जाता है। अब दोस्तों यहाँ से कुछ और क्वेश्चन याद रखिएगा, जैसे अम्लीय वर्षा पूछा गया तो अम्लीय वर्षा में कौन कौन सा अम्ल पाया जाता है? अम्लीय वर्षा में दोस्तों अम्ल की बात किया जाए तो एक हो जाएगा दोस्तों सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, एक हो जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल, और दूसरा हो जाएगा दोस्तों नाइट्रिक अम्ल HNO3। यह दोनों अम्ल दोस्तों अम्लीय वर्षा में पाए जाते हैं। अम्लीय वर्षा में दो अम्ल पाए जाते हैं, एक हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, दूसरा हो जाएगा दोस्तों नाइट्रिक अम्ल HNO3। यह हो जाएगा अम्लीय वर्षा में अम्ल, यह दोनों पाए जाते हैं। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।